सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का टिकट अब कंफर्म हो चुका है। 21 अक्टूबर अब हतमी तारीख सामने आ चुकी है। इससे पहले ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि क्या तारीख आगे बढ़ सकती है, क्या मुस्लिम लीग नून का खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो उनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर बड़ी तवील मीटिंग्स हुई। शहबाज शरीफ एक बार पाकिस्तान आए, फिर वापस लंदन गए, मरीम नवाज वहाँ पर गई और फिर उन लोगों की वापसी भी हुई। और कल जब एक इवेंट हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, तो उसमें जिस तरह बात की मरीम नवाज ने, जिस तरह अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि शायद अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया थोड़ा तब्दील हो रहा है और अब वो मज़ाहमत वाला बयानिया नहीं होगा बल्कि शायद मफ़ाहमत की तरफ मुस्लिम लीग नून जाएगी। तो आने वाले इंतख़ाबात में किस हद तक एक्सेप्टेंस होगी इस बयानिए की, और फिर वो जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था मुस्लिम लीग नवाज का, उसकी फिर कितनी इस वक्त एक हकीकत बाकी रह जाएगी। और लोगों के पास जब वो जाएंगे तो लोग क्या सवाल करेंगे कि जो आपका आज से 3-4 साल पहले का बयानिया था, जिस पर आपने इतना लंबा टाइम मुल्क से बाहर भी गुजारा और इंतज़ार किया कि पहले जो रिस्क है वो ज़ीरो हो जाए, उसके बाद वापसी हो, तो वापसी के बाद अब ये बयानिया क्यों तब्दील हो रहा है। और फिर इस वक्त जबकि इलेक्शन होने अभी जनवरी के आखिर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की मुस्तकिल बात कर रही है मुस्लिम लीग नवाज से कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, वो एक सियासी जमात से क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं। आने वाले इंतखाबात कितने साफ शफाफ हो सकते हैं। आज फाफिन की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें नई हल्का बंदियों पर कुछ एतराज़ात सामने आए हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट को कैसे लेता है और किस तरह से एतराज़ात दूर किए जाते हैं, आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की जब वापसी होगी तो अगले हिस्से में प्रोग्राम के उस मौजू को भी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे कि फिर कानूनी तौर पर उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या इस बयानी की तब्दीली के बाद अब उनको जेल जाना होगा या फिर वो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है, कानून इस बारे में क्या कहता है। इन तमाम मौजूआत पर बात करते हैं। मेहमानों का आपने खुरम रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी राना मुबश्शिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम में आगे चलकर जहांगीर जदून साहब भी माहिर कानून है, हमें ज्वाइन करेंगे। तो खुर्रम साहब, ये मियां साहब की वापसी का टिकट कन्फर्म हो चुका है। वो पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या आपको लग रहा है उसके बाद वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, वहां जलसे से खिताब करेंगे या फिर कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा उन्हें? अब ये कानूनी मसला है और क्योंकि ये पुरानी पार्टी है और इनको मेरे ख्याल में ये अपने तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे लाजिमन कि कैसे इन्होंने जाना है। आज मैंने किसी और जगह भी सुना मीडिया में कि वो बेल बिफोर अरेस्ट का दे विल मूव इनटू दैट थिंग इन कोर्ट एज वेल। तो अब देखिए आगे क्या है। लेकिन फिर एक डिस्कशन चल रहा था कि अभी तक उन्होंने इस तरह का पटिशन, इस तरह की कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे लैंड करने से पहले वो अपनी कानूनी पेचीदगियाँ जितनी भी हैं या जो भी कानूनी चीज़ें हैं उनको पहले दुरुस्त करेंगे, तब वो अपना आपको यहाँ पे लेके आएंगे। मेरा ख्याल ये है जी। लेकिन खुर्रम साहब, वो कानूनी मामलात पर तो हम जरा जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर लेंगे, उनसे पूछेंगे सियासी तौर पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो उनका बयानिया था वो एहतसाब की बात कर रहे थे, अब किसके एहतसाब की बात कर रहे थे वो सबको ही पता है, नाम लेकर बड़ा स्पेसिफिक होकर वो बात कर रहे थे। फिर ये जो नैब केसेस ख़त्म हुए, नैब तरामीम ख़त्म हुई, नैब केसेस दोबारा से खुले और उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेकर वहाँ पर गए। उसके बाद एक बयानिए में चेंज आया है। तो ये मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब ने उनको मिलकर कुछ समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? देखें अरबाब जी, बयानिया जो है ना, ये 2-3 बयानिया मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बयानिया ये 2-3 बयानिया बिकते हैं और हम पॉलिटिशियंस कई दफ़ा ये समझते हैं कि इन बयानियों का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी में आ चुकी होती हैं कि वो बयानिया इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं करना चाहिए और ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि जिस पर किसी भी बयानिए को दोबारा तब्दील करना पड़े या अपने मौक़िफ़ से हटकर कोई और मौक़िफ़ देना पड़े या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को राज़ी करने के लिए कुछ बयानिया ऐसे क्रिएट किए जाएं कि जिनसे उस वक्त तो शायद पजीराई मिल जाए, लेकिन वो किसी भी सूरत मुल्क के लिए या हालात के मुताबिक ठीक नहीं होते। यानी कोई भी जो बात है वो वक्त के मुताबिक सूट करती है। तो ये जो बयानिया है या इन तमाम बयानियों के, जैसे
कि जी नो मोर या एब्सोल्युटली नॉट या एंटायर एस्टैब्लिशमेंट बयानियां या मजहबी बयानियां और इनको वोट को पब्लिक के इज्जत अंदर दो, लेके क्योंकि जाना, इस जुमले के पीछे भी पूरी एक कहानी थी, इस नारे के पीछे। नहीं समझ। दूसरी चीज, जो पब्लिक है उसका मिजाज इस वक्त क्या है, ये सबसे अहम चीज है। जो मैं भी गया हुआ हूँ अपने हल्के के अंदर, या वापस आया हूँ, तो मैं पब्लिक को मायूस या पब्लिक को एक ऐसी डायरेक्शन में देखता हूँ कि उन पर ये बयानिए या ये चीजें असर नहीं करेंगी। पब्लिक को इस वक्त इशू है महंगाई का, और दूसरा उनका इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, और महंगाई का ताल्लुक है मुईशत के साथ। और उनको थोड़ी सी होप भी आई है पब्लिक को पिछले 3 महीनों के अंदर कि जो डायरेक्शन में मामला ठीक होना शुरू हुए, या ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर दिए इस इंटर्न सेटअप ने, होर्डिंग के खिलाफ, डॉलर्स का, पैसे का फर्स्ट टाइम बहुत तेजी के साथ एक मकाम पाना, तो अब ये तमाम चीजें वो हैं जो पब्लिक देख रही है। फिर प्रेजेंट पब्लिक, लेकिन खुर्रम साहब अभी तक इसका कोई फायदा, कोई रिलीफ पब्लिक तक पहुंचा नहीं है। अभी तक इसके समरात नहीं पब्लिक तक पहुंचे। अरबाब जी, पब्लिक तक समरात ऑल ऑफ ए सडन तो पहुंचने नहीं है। बिगाड़ इतना शदीद है, आप देखें कि डॉलर कहां पे खड़ा था, डॉलर का रेट नीचे आ गया तो पब्लिक ही इससे अफेक्ट होती है। होर्डिंग्स जो है वो रुक गई, और होर्डर से चीनी या ये तमाम चीजें जब इनका इफेक्ट आया तो वो भी पब्लिक पे ही इफेक्ट आता है। स्मगलिंग जब रुक जाती है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट भी पब्लिक पे और मुल्क के ऊपर आता है। अफगान ट्रांजिट पॉलिसी को आपने रिवाइज किया और उसको दुरुस्त करना शुरू कर दिया, उसका भी इफेक्ट पब्लिक पे ही आना है। तमाम मिनिस्ट्रीज में जो आप पॉलिसीज तरतीब देना आपने शुरू कर दी, तो अल्टीमेटली इन तमाम का इफेक्ट पब्लिक पे आना है। और इन तमाम का जो समर है या फायदा है वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना है जिसने नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी है। यानी इस तमाम स्टेबिलिटी के तमाम चैप्टर को जब आप कल्बिनेट करेंगे तो फायदा उसी को मिलेगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन उससे पहले चले, आप वो कौन सी पार्टी हो सकती है खुर्रम साहब, ये मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। जरा राना साहब के सामने पहले ये सवाल रख लें, वरना फिर मौजू कहीं और निकल जाएगा। तो राना साहब, ये इस वक्त वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था मुस्लिम लीग नवाज का, अब आपको इस पॉइंट पर, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, कल मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की लाहौर में, उसके बाद आपको अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने उस नारे पर, उस बयानिए पर कायम रहती नजर आ रही है, या मियाँ साहब के आने तक मजीद मुफाहमत की जानिब कुछ कदम उठेंगे? देखें, आई पर्सनली थिंक कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। जब वो वापस आ रहे हैं तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि पिछले 16 माह को देख लें या उससे पीछे भी आप देख लें, पौने 4 साल जो कि पीटीआई की हुकूमत थी, इन सब इस सारे दौर में, अदवार में अगर आप देखें तो जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए थे वो चेंज होते रहे। ठीक है, सो नाउ when Mian Nawaz Sharif Saab is coming, so I personally think कि ये जो एक बयानिया जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ, जिसकी वजह से बयान देने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे जाना पड़ा लंदन, मतलब 19 को वापस आए, 21 को वापस चले गए, और वहाँ पे जाके उन्हें बताना पड़ा मियाँ साहब को कुछ। बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपना बयानिया जो भी अब इसके बाद बनाए, एक चीज़ तो हो गई गलत जो कुछ होना था, लेकिन आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे जो भी बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनाए उस पर स्टिक करें वो, और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिस पे उनको अपना बयानिया चेंज करना पड़े। क्योंकि मैं उसी चीज़ को रेफ़र करूँगा कि 16 माह जो गुजरे, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो, और उससे पहले पौने 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत थी वो, उसमें कई बयानिए चेंज किए गए। नाउ पीपल, डाई हार्ड वर्कर, सपोर्टर ऑफ मुस्लिम लीग नून will not expect this thing from मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि जिनका वोट है, उनके पीछे वोटर लगा हुआ है, उनका डाई हार्ड वोटर है, सपोर्टर है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कोई चीज़ ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करता अब इतने अरसे के बाद कि वो जनाब कोई बयानिया अपना चेंज करें। और मियाँ साहब को चाहिए कि आप जो भी बयानिया लें, जो भी स्टेटमेंट दें, उस पर स्टिक करें। सो वेरी केयरफुली ही विल हैव टू लाइक come up with whatever statement। तो राना साहब, ये अब इस माहौल में राना साहब सूट क्या करता है? वो पिछला वाला बयानिया ही सूट करता है, या फिर नया कोई मुआशी बयानिया बनाना पड़ेगा कि मुल्क को मुश्किल से निकालना है और अंधेरों को ख़त्म करना है? जो 13 से 18 तक का जो वो अपना एक दौर में अचीवमेंट्स का एक पूरी एक लिस्ट पेश करते हैं,
आज कल जो हमने देखा जलसे में, लोग वहां पर बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए, और आज रिपोर्ट्स भी ये सामने आ रही हैं कि एक इंटरनल जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें मुख्तलिफ लोगों की सरजनिश भी की गई कि आखिर लोग निकालने में आप कामयाब क्यों नहीं हुए। तो ये बयानी की तब्दीली थी जिसकी वजह से लोगों ने उस तरीके से वेलकम नहीं किया और जलसे में शिरकत नहीं की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसी चीज़ को रेफर कर रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लोग अब एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी किस्म के बयानियाँ जो है वो चेंज करें, और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बयानियाँ अगर चेंज करेंगे तो वो लोगों को कोई इतना अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, एंड इट विल बी इन अ बैड टेस्ट। सो आई पर्सनली थिंक जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को एक प्लस पॉइंट होगा उसका मियाँ साहब के आने की वजह से, उसमें उनका डाई हार्ड वोटर सपोर्टर जो है उसको एक जान पड़ेगी उसके अंदर। उसमें इस दौर में, इस पैन में, इस टाइम पीरियड में मियाँ साहब को जो भी बयानियाँ लिया जाए वो उस पर स्टिक करना चाहिए, लेकिन जो बयानियाँ ले चुके हैं दैट वाज रॉन्ग, एंड पीपल वांट के मियाँ साहब को चाहते ये लोग कि मियाँ साहब शुड मूव फॉरवर्ड, एंड मियाँ साहब शुड कम अप विद अ प्लान, विद द इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, कि जनाब इकोनॉमी रिवाइव कैसे हो सकती है, इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर उनके ज़िम्मे वो चीज़ ज़रूर आएगी, वो बात ज़रूर करेगा वोटर सपोर्टर, जो भी उनका अपना भी और बाहर के लोग तो करेंगे, वो भी ज़रूर बात करेगा जी कि 16 महीने तो आपके अपने भाई की हुकूमत थी, और आपके भाई तो स्टेटमेंट देते रहे, और वो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब मैं जो भी काम करता हूँ अपने बड़े भाई से पूछ के करता हूँ, मुझे नाराज़ भी होते हैं, मुझे डांटते भी हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ के करता हूँ। और कई मरतबा आपने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा लंदन गए और वहाँ पे कैबिनेट भी गई पूरी जनाब, और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे पूछा भी उनसे कि जनाब ये काम इस तरह कर लें या ना करें, तो फिर उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जनाब उस वक्त क्यों नहीं ऐसे काम किया। जस्ट सेइंग दिस थिंग कि हमने कुर्बानी दी, और कुर्बानी इसलिए दी कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट न कर जाए, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, इससे आगे चलना पड़ेगा, इससे आगे लोगों को उनका माइंड मेकअप करना पड़ेगा, उनको कन्विंसिंग आर्गूमेंट देना पड़ेगा मियाँ साहब को। और मियाँ साहब की बात लोग सुनते हैं, मियाँ साहब की बात को लोग मानते भी हैं, उनके अपने सपोर्टर कम से कम उस हद तक ज़रूर मानते हैं। सो अगर कोई नई चीज़ लाएंगे मियाँ साहब सामने, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करेंगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, तो दैट विल बी बॉट बाय द मासेस, और वो एक पॉजिटिव सेंस में सारी चीज़ें जाएंगी, और वो अच्छा होगा, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा होगा, वो पार्टी के लिए अच्छा होगा, वो हुकूमत के लिए अच्छा होगा। आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी बने, जैसे भी बने, उसमें डेफिनेटली मियाँ साहब का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो उसके लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। सो वन शुड मूव फॉरवर्ड, और ये जो एहतसाब की बातें, इसको गेट ओवर विद दीज थिंग्स, वन शुड ग्रो अप, एंड ऑल दीज पॉलिटिशियंस आई वुड से दे शुड ग्रो अप, और इन चीज़ों से बाहर निकल आए। और मियाँ साहब से लोगों की बड़ी तवक्कुआत है, ठीक है। आज भी जो है, आज भी देखा जाए तो जनाब अगर सर्वेज देखें हम, या वैसे हम बाहर निकल के देखें तो ठीक है, पीटीआई के पीछे आज भी लोग चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन देन अगेन मियाँ नवाज शरीफ कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर इसी तरह बयानिए चेंज होते रहे और वे फॉरवर्ड ना आया सामने मियाँ साहब की तरफ से, कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का सामने कोई चीज़ ना आई सामने, तो फिर वो एक थोड़े से अरसे के बाद वो एक सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी। और इस वक्त इसको अब जितना स्ट्रेच नहीं कर सकते मियाँ साहब की आमद को, और मियाँ साहब का ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, नून लीग का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन ये कहा जाए कि बिल्कुल स्टेबल रहेगा फॉर लाइक मंथ्स एंड मंथ्स, नहीं, ये किसी स्टेज पे आके ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाएगा, एंड इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू में मियाँ साहब का ग्राफ जाएगा ऊपर, और उसी जब ग्राफ ऊपर जाएगा, उसी में मियाँ साहब को चाहिए कि जनाब वो अपने लिए को वे फॉरवर्ड जो है मुल्क के लिए सामने रखे। और एक और बात आप पूछ रहे थे कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, आई पर्सनली थिंक कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विल गिव अ सरप्राइज, और वो सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज ये भी हो सकता है, देखिए 21 को है सैटरडे, और सैटरडे को अगर मियाँ साहब यहाँ पे लैंड करते हैं तो संडे को तो अदालतें बंद होती हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए। तो अगर वो सीधा जाते हैं मीनारे पाकिस्तान, शाम 6:30 बजे लैंड कर रहे हैं, तो सैटरडे भी बिल्कुल शाम में रात तक भी पहुंच पाएंगे वो। जी हाँ, तो वो संडे का दिन, अगर वो संडे के बाद वो जनाब संडे को या मंडे को मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मंडे मॉर्निंग, अगर वो अदालत में पेश हो जाते हैं कि जी मैं आ गया हूँ,
ठीक है, आपने मुझे अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर ले, डिटेन करना है, डिटेन कर दे, जेल में भेजना है, जेल में भेज दे। वो एक बहुत बड़ा वहाँ से एकदम बूस्ट, एक और बूस्टर मिलेगा मियाँ साहब को और मुस्लिम लीग नून को। और वो जो इम्प्रेशन मिल रहा है ना कि शायद मियाँ साहब यहाँ पे डील करके आ रहे हैं, जो कि मतलब हर आदमी यही कह रहा है कि जी मियाँ साहब की डील हो गई है। सो अगर वो इम्प्रेशन डिफ्यूज करना है तो मियाँ साहब कैन वॉक इनटू द कोर्ट एंड से भाई हियर आई एम, आए जी आपने मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लो, जेल भेजना है, जेल भेज दो, जैसे आपकी मर्जी है, मैं अदालत के आगे पेश हो गया हूँ। सो ये दिस कैन ऑल्सो हैपन एंड दिस आई पर्सनली थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो खुर्रम साहब, ये राना साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, अब क्या क्या उनको करना है ये थोड़ा सा ब्रीफली राना साहब ने बताया भी है, लेकिन वो जो 16 महीने का मलबा है महंगाई का, एक आम आदमी की मुश्किलात का, उसको कोई भी ओन करने को क्यों नहीं तैयार? आप देखें पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें वो मुस्लिम लीग नून पर डाल रही हैं, चूँकि इकनॉमिक टीम इनकी थी और ज़ाहिर है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी तो मुश्किल हुई है। अब ये आगे अगर कोई हमें बेहतरी की राह दिखाते भी हैं और कोई ऐसे ख्वाब दिखाते भी हैं कि आगे सब कुछ बेहतर होना है, इकनॉमिक टीम तो वही होगी, वही इसाकदार, वही मिफ्ता इस्माइल होंगे, कोई नया बंदा या नई पॉलिसी तो आएगी नहीं। तो उन्हीं लोगों से फिर हम बेहतरी की उम्मीद कैसे लगाएं जो कि 16 माह आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल कर चुके हैं? देखिए, मैं राना साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि बयानिए का इफेक्ट जाता है वर्कर्स के ऊपर, और फौरन जब बयानिया तब्दील होता है तो उन वर्कर्स के लिए, उन पार्टी के तमाम लोगों के लिए अगेन एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है कि वो बिल्कुल तैयार हो के मोटिवेट हो के एक चीज के पीछे चलते हैं और दोबारा जब वो पीछे आते हैं तो उनके लिए इशू होता है। लेकिन जो आपने जिस तरफ निशानदेही की ना, मैं इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा राना साहब की बात से भी, कि जो पब्लिक है वो मुझे नहीं नजर आती कि पब्लिक बाहर निकलकर उस दीवानगी की तरह, या जैसे पहले होता था कि पब्लिक चार्ज हो और पब्लिक बड़ी इंस्पायर्ड हो और पब्लिक जो है वो चीजों को ऐसे लेकर चले कि एक नई हलचल मच जाए, वो मुझे नजर नहीं आती। ये मेरी अपनी अजम्पशन है, या आप मुझे समझे कि ये मैं इज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पब्लिक के अंदर से और ये कल का नून लीग का जलसा देखने के बाद ये आपने अज्यूम किया है खुर्रम साहब, ये कल के जलसे का रिजल्ट है जिस पर अब नहीं अरबाब जी, मैं ये चीज मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ। अब मैं 10 दिन अपने इलाके में गुजार के आ रहा हूँ, या पब्लिक को जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो पब्लिक के अंदर आपको कोई चीज नजर नहीं आती ऐसी जिसमें आपको लगे कि ये इंस्पायर्ड है। पब्लिक इस वक्त फेडअप है, और फेडअप को कोई एक से नहीं है, दे आर फेडअप फ्रॉम ऑल ऑफ अस पॉलिटिकल पार्टी से। पब्लिक को कोई ऐसी लगन या ऐसा जोश वलवला उनके अंदर नजर नहीं आता। अब जब पब्लिक फेडअप हो और आप फ्रिक्शन की बात करें तो उससे और ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो पब्लिक को जो इश्यूज हैं वो इस वक्त को पॉलिटिकल मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या हम कहें कि कोई ऐसी चीज जिससे वो बाहर आएंगे वो नजर नहीं आता। पब्लिक का इशू है महंगाई। पब्लिक रियलिज्म को सम्मानती है, रियलिज्म की तरफ, कि आप कोई ऐसी चीज लेके आए बात कि जिसके ऊपर वो आप पर एतबार करते हुए उस क्राइसिस से जिसका वो शिकार है वो उससे निकलने के लिए आप उनके साथ को बात करें तो उसको तो सुनने के लिए रेडी है। फिर इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है कि जो दूसरा ग्रुप है कि जिसको ये कंफर्म है कि ये वाले जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, आप उनको कोई भी अच्छी चीज सुनाना चाहें वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये पोलराइजेशन का एक बड़ा डीप फैक्ट है, या फैक्टर जो डीपली रूटेड हो गया है। एक तो आपको पब्लिक के अंदर ये भी नजर आएगा। अब पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ को आएगा नहीं। अब जब आप पिछले 16 माह की बात करेंगे तो इसाक डार साहब का जो कनेक्शन है वो मियां साहब के साथ जुड़ता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया यहाँ पर कुछ लोग और समझते हैं, लेकिन वो पर्सनली आके मियां नवाज शरीफ के साथ जाके वो मैश करता है, उनके साथ जुड़ता है। तो उस चैप्टर को, इसाक डार साहब वाले चैप्टर को, तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी जो उनके साथ थी वो उस पॉइंट को एक्सप्लॉइट लगातार कर रही हैं कुछ अरसे से, और वो बातें पब्लिक के जहन के अंदर जा रही हैं। ये नहीं है कि पब्लिक के जहन के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है, तो ये चीजें आसान नहीं है। टू कट इट शॉर्ट, मैं इस पे कंक्लूड करूंगा अपनी इस बात को कि अगर मैं ये समझूं ना कि पब्लिक बाहर आ जाएगी और पब्लिक एक बहुत बड़ा वो समझेगी कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल हो जाएगा मियां साहब से,
मुझे ये चीज नजर नहीं आती, पब्लिक का ऐसी चीज मुझे नहीं समझ आती कि पब्लिक उस तरह निकलेगी, क्योंकि ये फैक्टर सिर्फ रिलेटेड है पंजाब के साथ, और पंजाब में भी फर्स्ट जो शो है वो लाहौर है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग, आसान चीज नजर नहीं आ रही। जी सर, ठीक है। तो राना साहब, क्या ये जो मियां साहब का इस्तकबाल था वो भी अब बड़ा लिमिटेड कर दिया गया है? लोगों को मीनार पाकिस्तान आने को कहा गया है, एयरपोर्ट ना आने की बात की गई, ताकि क्योंकि खुर्रम साहब पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक की नफ्स पर भी उनकी नज़र है, लोगों से डील भी करते हैं। हम और आप भी ज़ाहिर जाना होता है, लोगों से कभी बात होती है तो लोगों का एक रिएक्शन तो है PDM की सारी जमातों पर, उसकी वजह महंगाई भी हो सकती है। ज़रा ब्रीफली आप बताइएगा, फिर ब्रेक के बाद मैं इस पर आपसे डिटेल कमेंट भी लूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि पब्लिक जो के अंदर जोश और जज्बा होगा मियां साहब के आने से, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब के आने से मुस्लिम लीग नून का जो डाई हार्ड वर्कर है, सपोर्टर है, वो ज़रूर उसके अंदर थोड़ा सा जान पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डीमोरलाइज हुआ है। ठीक है, पिछले 16 माह में भी और उससे पिछले पौने 4 साल में भी वो डीमोरलाइज हुआ है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्योंकि वोट बैंक है, इसलिए उसके जो डाई हार्ड वर्कर है मियां नवाज शरीफ साहब का, उसके अंदर थोड़ी सी जान जरूर पड़ेगी। पब्लिक जो है, पब्लिक इज अ डिफरेंट थिंग। पब्लिक को आप थोड़ी देर के लिए जरा थोड़ा सा सेग्रीगेट कर ले, साइड पे कर ले, सो इसमें जरूर पड़ेगा। देखें, पब्लिक ने अगर बाहर निकलना होता तो यहाँ पे 1 to 5 के नारे ना लग रहे होते कि जो बंदे ज्यादा लेके आएगा उसको 1 to 5 दिया जाएगा हुंडा। ठीक है, सो वो एक और चीज है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। पॉइंट इज कि मियां साहब को साहब, जाहिर है कि जो पार्टीज के डायहार्ड फैंस होते हैं वो तो बहरहाल वो तो ब्लाइंड फॉलोइंग की हद तक अपने पार्टी लीडर को फॉलो करते हैं। अब जब ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है ये आने वाले इलेक्शन में किसके साथ हो सकता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये सवाल अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब 21 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल बनेगी ये हम जहांगीर साहब से जानेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले राना साहब की बात अधूरी रह गई थी। राना साहब, ये मुस्लिम लीग नून का जो डाई हार्ड फॉलोअर है वो, और जो पब्लिक में एक डिफरेंस है वो आप बता रहे थे। अब ये पिछले 5 साल की जो तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी है, इसमें PTI हुकूमत भी और PDM की भी तमाम जमातें शामिल हैं। अब उस कारकर्दगी की बुनियाद पर पब्लिक सेंटिमेंट आने वाले इलेक्शन में किसके साथ होगा? कौन सी सियासी जमातों को अब ये पब्लिक मुंतखब करेगी उनकी मुआशी कारकर्दगी देखते हुए? इस सवाल का भी जरा साथ ही आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है आपको भी पता है, सबको पता है, हम सबको, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी ट्रिकी है। ठीक है, एंड इट्स डे टू डे पॉलिटिक्स, बट एट द वेरी सेम टाइम पिछले कुछ अरसे में बड़ी अवेयरनेस आ गई है मासेस के अंदर, और वो अवाम जो है उनके अंदर जब अवेयरनेस आ जाए ना तो वो फिर आगे से सवाल करना शुरू हो जाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं, जब जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, अगर आप किसी सियासतदान जो कि टिकट लेके वोट लेने के लिए किसी हलके में जा रहा है, आप अपने आप को वो समझें या मैं अपने आप को वो समझूं, और मैं किसी हलके में जाके वोट लेने जाऊं तो मैं उन लोगों को क्या बेचूंगा? व्हाट विल आई सेल टू देम? बेसिकली इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। ठीक है ना, तो आप ख्वाब बेचते हैं लोगों को, और इलेक्शन से पहले उनको बताते हैं जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो कहेंगे जी ठीक है तुसी करोगे, लेकिन फिलहाल जो हुआ है हमारे साथ 16 महीनों में, उसका वो कैसे ख़त्म करेंगे आप? ठीक है, आप अगला कोई प्लान ऐसा दे दें उनको कि जनाब जिसको वो लोग वाकई कहें जी कि हाँ ठीक है, कन्विंसिंग प्लान है ये, इकोनॉमिक रिवाइवल का कन्विंसिंग प्लान है ये, तो फिर लोग समझ जाएंगे शायद। ठीक है, लेकिन बड़ा हार्ड टास्क है। मैं जाऊं किसी हलके में वोट लेने के लिए, मुझे लोग नहीं ऐसे करेंगे, वो कहेंगे सर जी साढ़े घर मेरे टेबल पे दो वक्त की रोटी चाहिए, मुझे वो दें, मेरा बिजली का बिल आप दे देंगे? वो तो मेरे से ये पूछेगा, वो मुझे पूछेगा मुझे बताएं जी मैं अपने बच्चे कैसे पढ़ाऊँ, या मैं अपने ये 30,000 रुपये में 35,000 रुपये में बच्चे कैसे पढ़ाऊँ, बिजली का बिल कैसे दूँ, जनाब को दवाई दारू किस तरह करा, वो उसको आप क्या जवाब देंगे? वो देखे ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। यू हैव टू कम अप विद अ रियलिटी चेक, एंड दे आर आस्किंग फॉर अ रियलिटी चेक। और रियलिटी चेक देने के लिए हमारे पास या सियासतदानों के पास, जो भी हो, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, जब तक आप रियलिटी चेक नहीं देंगे,
जब तक आप उनको कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं करेंगे उनके साथ और उनको कन्विंस नहीं करेंगे, इट विल बी अ वेरी वेरी हार्ड टास्क टू गेट वोट्स। बड़ा मुश्किल काम होगा। वो दौर गए कि जनाब पूरी अजड़ दा अजड़ जड़ा वो जनाब वोट पा देगा, जनाब पूरी या बरादरी की बरादरी वोट डाल देगी। यहाँ पे तो घर में नहीं एक घर में 4-4 किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो 4-4 पार्टियों को वोट देना चाहते हैं। वो तो जमाने गए। अब ये रोकड़ी साहब आपको बताएंगे, रोकड़ी साहब को पता है, इज लाइक इनको ज्यादा पता है ये जाके जब मतलब वहां पे पहले तो बरादरी वोट डाल देती थी। तो साहब ये अब जमीनी हकाइक जो है और जो मसाइल हैं आवाम के जो उनका हल अब किस सियासी जमात के पास है और प्रैक्टिकली है भी या नहीं, ये रोकड़ी साहब की तरफ भी मैं लेकर जाता हूँ ये सवाल। लेकिन उससे पहले जहांगीर जदून साहब, ये 21 अक्टूबर हफ्ते का दिन है, शाम 6:30 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप क्या देख रहे हैं? कानून किस तरह से हरकत में आएगा? चूंकि निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला से हम ये सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। किस तरह से लेगा? मियां साहब एयरपोर्ट से उतरकर अपने घर मीनार पाकिस्तान जाएंगे, फिर वहां से वो अपने घर जाएंगे और फिर अगले रोज इतवार है तो फिर वो पीर को अदालत में पेश होंगे, या फिर उन्हें डायरेक्ट वहां से जेल लेकर जाया जाएगा? सूरत हाल क्या बनेगी? आप कैसे देख रहे हैं? देखें अभी 21 तारीख तक तकरीबन 18-19 दिन बनते हैं। तो आप इन 18-19 दिन में देखेंगे जो भी उन्होंने 12 कहा है कि मैं जो भी कानून का रास्ता होगा वही अपनाऊंगा, और ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो कानूनी तरीके से हल होंगे। अब एक कोई बंदा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मानता नहीं हूँ, आल्दो उन्होंने ये कहा है कि केस जिस तरह बनाए गए हैं सारी दुनिया को पता है जिस किस्म के केस बनाए गए हैं, और जो उनके लोगों ने आके TV पे इधर उधर जो एविडेंस दी है जी, किस तरह हम पे प्रेशर था, किस तरह लोगों ने आके जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे, आप इस तरह फैसले दें, और किस तरह जज साहब जो है अरशद मलिक की वीडियो आती है फिर वो फोत हो जाता है बाद में, अल्लाह उसको जन्नत दे। तो अब देखें ना ये सारी चीज़ें, तो जब आप दिन करीब आएंगे तो डेफिनेटली उनका जो केस है वो कोर्ट में जाएगा। तो उनको कोर्ट जो है अगर प्रोटेक्टिव बेल देती है, वो 1 हफ्ते की देती है, 4 दिन की देती है, या मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली वो कहेंगे कि मैं केस मेरे पेंडिंग है, मैं केसों को फेस करना चाहता हूँ, और केस तो मेरिट पे डिसाइड होंगे, जो भी कोर्ट फैसला देगी उसके मुताबिक चलना। अब मिसाल के तौर पर ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन वो एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि जी कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देती, तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए प्रॉब्लम तो होगी ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोर्टों ने ये देखे ना, एक बंदा जेल के अंदर है, मिसाल के तौर पर कन्वेक्ट है, कैदी है, उसकी फैमिली में बड़ी कोई करीबी डेथ हो जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रिलीज कर सकती है पेरोल पे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और अदालत भी कर सकती है। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बहुत बड़ा वाकया है जी कि अगर वो 2 दिन के बाद। लेकिन जाकिर साहब, चूंकि जब उन्होंने लंदन का सफर किया था उस वक्त तो वो ज़ाहिर अल अजीज़िया केस में वो जेल में सजा काट रहे थे, तो उन्हें वापस आकर पहले सरेंडर करना पड़ेगा, यानी पहले जेल ही जाना पड़ेगा, या बाहर रहते हुए भी वो उस पर प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, सरेंडर तो देखे ना, एक ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के पास पावर है 4 to 6 की कि वो उनकी सजा सस्पेंड कर दें, या वो जिस तरह पहले, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी CRPC की तरह पावर है कि वो भी सजा सस्पेंड कर दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की बेल दी थी, तो उन्होंने उस ऑर्डर के अंदर लिख दिया था कि अगर आप फर्दर कोई रिलीफ लेना चाहते हैं तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब की उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो क्योंकि जेल उनकी जुरिस्डिक्शन में, वो सजा सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि PTI की हुकूमत उन्हें पता था कि अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे वो नहीं देंगे। तो अब अगर गवर्नमेंट जो है निगरान गवर्नमेंट है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, अगर वो चाहते हैं केस बनता है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी सजा सस्पेंड कर सकती है, वो तो उसके पास भी पावर है। लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे माइंड में आ रहा है, वो ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन देंगे, तो पिटीशन के बाद कोर्ट जो भी फैसला करेगी। क्योंकि अभी तो केयर टेकर पंजाब में, तो क्या केयर टेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होती है कि वो उनको ये रिलीफ दे सकती है? ये तो रूटीन का मैटर है ना। अब केयर टेकर गवर्नमेंट तो बड़े बड़े काम कर रही है, उसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो उसका मैंडेट नहीं है, तो ये तो आम रूटीन का मैटर है। जिस तरह एक फाइल आती है, साइन कर दी, तो एक अगर बंदे को आपने सजा सस्पेंड करनी है 2 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो कर सकती है। या देखे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब एक इमरान खान को उन्होंने कहा ये डाला जेल में रखो, उन्होंने उठा के अटक जेल में डाल दिए, फिर कोर्ट ने कहा अटक से आप जो है डाला में ले जाए, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर थी कि उन्होंने डाला के जज ने ऑर्डर किया था कि आप इसको डाला में रखें, उन्होंने डाला भी नहीं रखा, उन्होंने अटक में ले गए। तो ये गवर्नमेंट की पावर होती है कि किसी जो कॉन्विक्ट होता है, कैदी होता है, वो उसको रिलीज भी कर सकते हैं टाइम बीइंग। ये मेरे ख्याल में इतना कोई बिग इशू नहीं है जो लग रहा है कि जी वो आएंगे और क्या होएगा। तो मेरे ख्याल 2-4 दिन के लिए अगर कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी तो ऑब्वियसली वो फिर वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि जी ये मेरा मेरिट पे केस सुने,
और जब उनका जहांगीर फैसला साहब हुआ 21 था, तारीख को रात में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा और वो खिताब करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। कानून उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकता, ये क्लैरिटी आपने दे दी है। नहीं, कानून देखे, कानून के मुताबिक कानून ही उनको, अदालत ही रिलीफ देगी। कानून के अंदर इतना, अब 2 दिन अगर एक बंदा देखे ना, आप ये भी तो है ना, हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा था जी आप जाएं पीरियडिकली मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें, तो इतने दिनों से तो जेल से बाहर ही है ना, तो अगर एक हफ्ता और बाहर रह जाएंगे तो इसमें कौन सा कोई आसमान टूट जाएगा। आखिर उन्होंने आखिरकार अपने केसों को फेस करना है, जो पहले केस पेंडिंग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे केस जली है, मैं फेस नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा जो भी केस आपने बनाया है मैं अदालत में जाऊंगा, और ये तरीका यही है। अब जेल के अंदर हजारों लोग ऐसे पाबंद सलासल हैं, वो कैद में है, कन्वेक्ट है, जिनको सुप्रीम कोर्ट 10 साल के बाद 12 साल के बाद सजा माफ कर देती है, लेकिन उनका मुदावा नहीं हो सकता। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का भी, कि एक बंदे को आप अंदर रखते हैं तो उससे केस को देखें कैसा है। देखें ना, आप एक ट्रायल कोर्ट तो कन्विक्ट करती है, बाज़ को हाई कोर्ट बरी कर देती है, बाज़ सुप्रीम कोर्ट। अब फिर आपको कोई बंदा अदालतों पे तो केस नहीं करता कि आपने मुझे कन्विक्शन गलत दी थी, हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, या हाई कोर्ट नहीं करती सुप्रीम कोर्ट कर देती है, तो नीचे 2 वाली अदालतों पे आप तो केस नहीं कर सकते कि जी आपने मुझे क्यों जेल के अंदर रखा रहा है, मेरा तो केस ही नहीं बनता था। तो ऑब्वियसली मेरे हाल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आएंगे, अदालत से जो भी उनको रिलीफ मिलेगा उसको अपनाएंगे, और उसके बाद जो भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होगा वो अपना रास्ता लेगा और वो उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे, अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन में भी सबसे लीडिंग रोल वो प्ले करेंगे। अब खुर्रम साहब, ये आने वाले इंतखाबात में अब लोग ज़ाहिर है जो माजी की हुकूमत की कारकर्दगी है वो ज़रूर देखते हैं। PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी में कोई 19-20 का ही फ़र्क होगा मुआशी एतबार से, तो अब लोगों के पास चॉइस क्या रह जाती है? तमाम सियासी जमातों को वो आजमा चुके हैं। जिस तरह राना साहब ने कहा कि इलेक्शन तो ख्वाब बेचने का एक इवेंट होता है, आप समझिए जिसने अच्छे ख्वाब बेचे उसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में आप किसकी हुकूमत बनते देख रहे हैं? कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या सामने आ सकेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए, जो राना साहब ने निशानदेही की ना, असल चीज है ही वही। अब जो एक कॉन्सेप्ट है ना, प्रोवोकिंग इमोशंस ऑफ मैसेस, थिंकिंग दैट दे माइट गवर्न द आइडियलिस्टिक अप्रोच, वो टाइम गुजर गया कि इतनी नौकरियां आएंगी पाकिस्तान में, बाहर से लोग आएंगे, 2 करोड़ घर बना दिए जाएंगे, यूं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, हम किसान को खुशहाल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये वाले जो सेलिंग ड्रीम्स का जो टेन्योर है, जो इरा है, ये गुजर चुका है। अब पॉलिटिक्स पहुंच गई है पॉलिटिकल रियलिज्म के चैप्टर के अंदर, जिसको कोई भी पार्टी इस वक्त एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, और ना वो पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर जाकर मैसेज के साथ या पब्लिक के साथ बैठकर डायलॉग करने के लिए तैयार है। आपने जब कैंपेन करना है तो आपने लोगों के पास जाना है। तो जैसे राना साहब ने कहा, अब वो दौर गया कि जी ये 100 मेरे साथ है तो ये 200 मेरे साथ है। अब हर बंदा इंडिविजुअली आपसे सवाल करता है, और वो आप पॉलिटिकल रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को या चैप्टर को या इस टाइम को पॉलिटिकल रियलिज्म के अंदर लाते हुए तब तो उसको जवाब दे सकते हैं, और तब आप उसके सामने बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें पब्लिक के साथ 1-to-1 डायलॉग नहीं है। हमारा अभी तक कल्चर चल रहा है कि पॉलिटिकल आदमी भी जाएगा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को लेके या फातिहा खानी के ऊपर या शादी के ऊपर, इससे ज्यादा वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जबकि पब्लिक जो है, मैसेज है, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन मांगते हैं और वो सवाल जवाब मांगते हैं। नंबर 2, 2.25 करोड़ या 2 करोड़ प्लस वोटर आपका नया बच्चा रजिस्टर हुआ, वो लड़का पढ़ा लिखा बच्चा है, और या यूनिवर्सिटीज के या ये जो बच्चे हैं, ये इन फरेब या फरेब ही है, या ये इन सेलिंग ड्रीम्स वाले कॉन्सेप्ट से बागी हैं। अब इनको कौन कैसे एड्रेस करेगा, ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का चैप्टर है। मुझे जो असल चीज का डर है वो मैं लाजिमन आपके प्रोग्राम में शेयर भी करता हूं कि इलेक्शन डे को अगर हम समझ रहे हैं ना कि ये को आम दिन होगा, नहीं, ये इलेक्शन डे पिछले इलेक्शंस के दिनों से बहुत मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन को उस स्टेज पे ले जाया गया एक डिजाइन के साथ, और जिसमें बहुत सारी दुनिया का, मैं नाम क्या लूं, हर किसी का किस किस ने हिस्सा डाला है उस चीज को बढ़ाने के लिए, और किसी ने अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए कि अब इलेक्शन डे पे 2 पार्टीज हैं, जो लोग हैं जिन्होंने आपके इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। नंबर 1 आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आपकी फौज है इलेक्शन कराने के लिए।
दूसरा जो मेन इदारा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली जैसे ये असेंबली डिसॉल्व हुई है पिछली वाली, ये जब ये गए अपने घर के जो टेन्योर पूरा करके 2-3 दिन पहले चले गए, उस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक डिजाइन के साथ मिलाइन किया जा रहा है और उनके ऊपर इश्कालात, उनके ऊपर शकूक, उनके ऊपर शुबहा, और मौजूदा जो सदर पाकिस्तान ने उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इसमें। तो लोगों के जहन के अंदर निस्बतन ये कि इस इदारे के ऊपर एतमाद बहाल किया जाता, इस इदारे को खुर्रम साहब, इसमें तो साबिक हुकूमत में शामिल जमातें भी पेश हैं। इसमें तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है इलेक्शन कमीशन पर, JUI भी कर रही है, तमाम ही जमातें कर रही हैं। उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि तमाम ये जो लोग जो अभी निकले हैं, जिन्होंने अपना ये टेन्योर पूरा किया असेंबली के अंदर, जब वो बाहर आए इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू किया। अब जब इलेक्शन डे आएगा तो इलेक्शन तो कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, दूसरी तरफ आप आ गए, इन्होंने आपकी जो पुलिस है और सर्विसेज को या एडमिनिस्ट्रेशन को, या आपकी जो एक बड़ी घिनावनी मुहिम चलाई गई आपके अपने इदारों के खिलाफ, अब उनके आपने इलेक्शन जिनसे कराना है या जो आपके कस्टोडियंस हैं, एक्चुअली आपने उनके खिलाफ एक बहुत बड़े तबके को इस्तेमाल कर लिया। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला। अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसको खराब करता है, या दूसरी तरफ अब इलेक्शन डे के दिन मुझे बताएं कौन सा उम्मीदवार है जो इस वक्त ये क्लेम करता है कि मैं अपने इलेक्शन को या अपने जो लोग हैं जिन्होंने वोट डालने में उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, या पोलिंग स्टेशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे जो फियर नजर आ रहा है, जो मुझे खतरा नजर आ रहा है इलेक्शन डे के ऊपर, मुझे एक मेरी अपना ये फियर है, और मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी करूं, मुझे इलेक्शन डे के ऊपर मसाइल नजर आ रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना है, अच्छा, मुझे मालूम है मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगा, और इस हालत के अंदर उस इलेक्शन लड़ते वक्त मुझे क्या थ्रेट्स मैं फेस कर रहा हूं या फील कर रहा हूं, वो आम नहीं है। इसके ऊपर लाजिमन है कि हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करना चाहिए कि इलेक्शन डे का पीसफुल रहना, साफ शफाफ इलेक्शन का कैसे मुमकिन होगा इन हालात के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट तरीन सवाल है। जी सर, ठीक है। तो अब ये राना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त खुर्रम साहब ने रेस किया कि अगर इलेक्शन डे पर ही एक कैंडिडेट खुद इन खदशात का इजहार कर रहा है, तो फिर वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिजल्ट को कैसे उस प्लेटफॉर्म पर तस्लीम किया जाएगा? फिर तो वही जो हम 1970 से सुनते आए, हमेशा से रिगिंग, धांधली और दूसरे कई तरह के खदशात, फिर ये उसी तरह की इल्ज़ाम तराशियों से भरपूर इलेक्शन होगा। देखिए बात सिंपल सी है, दो चीज़ें इस पे। एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसको ज़रूर ज़रा जहन में रखें, और एक हिस्ट्री भी ज़रा माइंड में ज़रूर रखिएगा। 1972 से लेके आज तक, ठीक है, 1972 से लेके आज तक जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने होते हैं, उससे पहले इंडिया कोई ना कोई यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की पाकिस्तान में कोशिश करता है। ये रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। वो यहाँ पे बॉर्डर्स पे, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, अब तो वेस्टर्न बॉर्डर जनाब यहाँ से वो अपनी कार्रवाइयाँ करता रहता है, लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर पे भी कार्रवाई करेगा और वेस्टर्न बॉर्डर में भी करेगा, ठीक है। उसने यहाँ पे पाकिस्तान बैशिंग जब करना, पाकिस्तान बैशिंग इंडिया करेगा, मूडी करेगा, तो उसको वहाँ पे ताली बजेगी, वहाँ पे वोट पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान बैशिंग या पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचरिज्म नहीं करेगा तो उसको वहाँ पे वोट नहीं पड़ेगा, वो वहाँ पे वोट नहीं ले सकेगा। ऑलरेडी उसकी कई स्टेट्स में वहाँ पे उसकी पोजीशन बहुत गड़बड़ है। और एज वी टॉक 21 से 22 आज़ादी की तहरीकें इस वक्त भी इंडिया के अंदर जारी है। हम तो एक सिखों की तहरीक सुनते हैं ना कि जनाब रॉ ने कनाडा में ये कर दिया, टोरंटो में वो कर दिया और ये ऐसे हो गया। नो, 21 तहरीके, 21 तहरीके आज़ादी की इस वक्त भी इंडिया के अंदर जारी हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं करता इंडियन मीडिया, उसको जिक्र करने का कोशिश भी नहीं करता और सवाल ही नहीं पैदा होता उस पर जिक्र करे। ये तो मतलब कि उनका मीडिया कभी रॉ पे भी क्रिटिसाइज नहीं करता, उनका मीडिया कभी इस किस्म की चीज़ नहीं करेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि देखें, जैसे रोकड़ी साहब ने निशानदेही की, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आप अगर इस किस्म के इंडिया के इलेक्शन से पहले, यानी कि अगर आप जनवरी के लास्ट वीक में भी अगर आप इलेक्शन कराने जाते हैं तो सिक्योरिटी के इश्यूज तो गड़बड़ हो सकते हैं ना। आप एक दिन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द इलेक्शन डे जिसको आप कहते हैं, और अभी तो आपने नई नई सजेशंस आनी शुरू हो गई हैं कि जी एक ही दिन प्रोविंशियल असेंबली का भी करा लें और जनाब नेशनल असेंबली का भी करा लें, ठीक है, और अगर उसके साथ हो सकता है तो जनाब लोकल बॉडीज का भी करा दे। सो द पॉइंट इज, अगर इतने इलेक्शंस आपने एक दिन कराने हैं तो सिक्योरिटी के इश्यूज भी देख लें आप, ठीक है, और उन सिक्योरिटी इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए कैन यू इतना बड़ा आप रिस्क ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं, मुझे नहीं पता, जो लोग बैठे हुए कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, अगर वो ले सकते हैं इतना बड़ा रिस्क तो ले लें, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि आप इतना बड़ा रिस्क कैसे लेंगे, और वो भी इंडिया में इलेक्शन होने से पहले, जबकि हिस्ट्री है इंडिया की कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में एडवेंचरिज्म करता है। रॉ आपके सामने है, जिस तरीके से अभी ब्लास्ट हुए और वो आपके सामने है। अगर ये चीज़ें सारी आप मद्देनज़र रखें, और इंडिया में तो इलेक्शन होने हैं फर्स्ट क्वार्टर में जाके अगले साल 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, उसमें इंडिया के इलेक्शन में ज़रा 1.5-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है, और उससे पहले अगर आप पाकिस्तान में इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो फिर आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई कैन जस्ट नरेट द हिस्ट्री ओवर हियर कि हिस्ट्री क्या है इंडिया की, और उसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आप इलेक्शन की तरफ कैसे जाना चाह रहे हैं। और अगर जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, ये तो उन लोगों का फैसला है जो बैठे हुए जो फैसला करने वाले हैं। मैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ हिस्ट्री नरेट कर रहा हूँ। मुश्किल होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डे। एक कैंडिडेट देखे ना बाहर निकला हुआ है, वो जलसा कर रहा है, जुलूस कर रहा है, वो इधर जा रहा है उधर, उसको तो नहीं पता, वो तो लोगों में मिंगल कर रहा है ना, ही इज मिंगलिंग विद द पीपल, ठीक है, उनके अंदर घुसा हुआ है। तो अबरान साहब, जाहिर है इस पूरी सिचुएशन में जो इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा काइंडली जरा मौका दीजिएगा राना साहब, मैं जरा जहांगीर जदून साहब के सामने इख्तितामी लम्हात में पॉइंट रखूं कि जहांगीर साहब, फिर ये इलेक्शन कमीशन का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस पर अभी भी सियासी जमातें क्रिटिसाइज कर रही हैं, और ये सिलसिला इलेक्शन डे तक चलेगा, और अगर इलेक्शन डे पर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मिसहैप होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई धांधली का, या सियासी जमातें इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं, तो फिर नताइज क्या तस्लीम के काबिल होंगे इस आने वाले इलेक्शन के लिए? देखें, इलेक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि द विल ऑफ पीपल जो है उसको आप कंसिडर करें। तो अगर आप इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे और वो मेरिट पे नहीं होगा, या उसको पॉलिटिकल पार्टियां क्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो फिर सवाल उठेंगे इलेक्शन पे। तो फिर हालात जो है जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और हालात को ठीक करे, फिर वो मुश्किल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और आईनी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। अब इलेक्शन देखें ना, लेट भी तो हो गए, डिलिमिटेशन कर दी है, या केपी के असम्बली प्रोविंशियल असम्बली की कब तक आगे जो है हम निगरान सेटअप है। तो निगरान सेटअप की जो जिम्मेदारी है उसमें सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस लगा था तो सबसे पहले उन्होंने ये भी, इवन सेक्रेटरी डिफेंस केम टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अलहदा एक चैम्बर में जाकर जज साहबान को ब्रीफिंग दी कि ये हिसाब किताब है, हम ये वाली चीज़ें स्पेयर नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा ही इसलिए बना है कि वो इलेक्शन के लिए रेडी रहे और हर वक्त रेडी रहे। ठीक है, तो इलेक्शन अगर इलेक्शन बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए, किस तरह आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, राना मुबशिर साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।